नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पैसा। दीदी, कितना छोटा घर है तुम्हारा, डिब्बे जैसे छोटे छोटे कमरे, छोटा सा किचन जिसमें एक साथ मुश्किल से बस दो ही इंसान खड़े हो सकते हैं। बाथरूम तो इतना छोटा कि कोई लंबा चौड़ा आदमी फैलकर नहा भी नहीं सकता। सीढ़ियाँ इतनी खड़ी, चढ़ने में सांस फूलने लगती हैं, और बाहर देखो तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं। अरे हाँ बहना, हमें तो अब इस छोटे से घर में ही सुकून आता है। तुझे बहुत शौक है ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर। तेरा नीलेश तुझे अपने शीश महल की राजकुमारी बनाकर रखेगा। मेरी बहना राज करेगी। निधि कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी कनिका के यहाँ दिल्ली आई थी। मिडिल क्लास फैमिली से होने पर भी माता पिता ने बेटियों को जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया था। पर दोनों बहनें एकदम अलग नेचर की थी। जहाँ कनिक को सादगी में जीना पसंद था, वही दूसरी ओर निधि एक नंबर की फैशनेबल लड़की थी। निधि के सपने भी हाई क्लास के थे। शादी के समय कनिका को नौकरी छोड़नी पड़ी। शादी के बाद पति के पास दिल्ली आकर कनिका ने घर पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। वही दूसरी ओर निधि ने ग्रेजुएशन के बाद ब्यूटिशियन बनने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करने के बाद खुद का सैलून खोल दिया। नीलेश और निधि कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे। नीलेश निधि की सुंदरता का कायल था, वही निधि को हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट जैसे कि मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े आदि दिया करता था। निधि भी नीलेश की स्टेटस की दीवानी थी। उसे नीलेश के साथ घूमना फिरना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना बहुत भाता था। निधि के घर में दोनों के रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर निधि के पिताजी को कहीं ना कहीं थोड़ा संशय था कि करोड़पति परिवार की बहू बनकर उनकी बेटी खुश रह पाएगी या नहीं। निधि को देखने के लिए नीलेश के भाई भाभी आए और रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिनों बाद नीलेश के भतीजे अनुज का बर्थडे। नीलेश ने निधि को फोन करके कहा कि माँ ने तुम्हें अनुज के बर्थडे में बुलाया है। निधि बेताब थी अपने होने वाले ससुराल को देखने के लिए, क्योंकि होने वाला ससुराल बाहर से किसी शीश महल से कम नहीं लगता था। निधि नीलेश के साथ अनुज के बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाती है। नीलेश का घर जितना खूबसूरत बाहर से दिखाई देता था, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। नीलेश ने निधि को अपनी माँ के साथ बिठाया और खुद बर्थडे की तैयारी करने हॉल में चला गया। नीलेश की माँ ने सबसे पहले निधि से कहा, देखो निधि, हमारे नीलेश के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। वो तो उसका दिल तुम पर आ गया है, तो खुशी के लिए इस शादी से हमें कोई ऐतराज़ नहीं। तुम जब दहेज के लिए गाड़ी खरीदने जाओ तो नीलेश की पसंद नापसंद, गाड़ियों का बहुत शौक है उसे। पर आंटी जी, गाड़ी के लिए मैं अपने पापा से, निधि बस इतना ही बोल पाई थी। गाड़ी तो तुम ही खरीद सकती हो, इतने पैसे तो तुमने भी तो कमा लिए होंगे। सुना है तुम्हारा पार्लर बहुत चलता है यहाँ कानपुर में। घर पर गाड़ियाँ तो बहुत हैं, पर अपने रिश्तेदारों के सामने भी तो इज्जत रखनी है ना। कहीं ये न कहने लगे कि फ्री फंड में अपना लड़का दे दिया। वैसे भी इस कमाई के पैसों की एक निशानी रह जाएगी तुम्हारे पास, फिर तो तुम्हें ये काम छोड़ना ही होगा। निधि को एक झटका और लगा, काम छोड़ना पड़ेगा? पर क्यों? मेरा काम तो अपना खुद का है, कहीं भी कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं निधि, दरअसल बात यह है कि ये दूसरों के बाल काटना, मेकअप करना, इस तरह का पैसा
हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हारे इस पैसे के बारे में अगर यहाँ किसी को पता चला तो सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। तभी नीलेश की भाभी ट्रे में जूस के गिलास लेकर अंदर आती है। उनके पीछे दौड़ता हुआ 6 साल का अनुज मम्मा मम्मा बोलकर माँ का हाथ खींचने लगता है। बच्चे के अचानक हाथ को पीछे खींचने से ट्रे नीचे गिर जाती है और कांच के गिलास टूटकर बिखर जाते हैं। नीलेश की माँ अपनी बड़ी बहू को घूरते हुए कहती है, ये कांच के गिलास हमने दुबई से मंगवाए थे, इनकी कीमत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तभी अनुज बोल पड़ता है, मम्मा इनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाएगी। दादी आप ही तो कहते हो ना, मम्मा छोटे घर से आई है इसलिए उन्हें महंगी चीज़ों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। निधि नीलेश की भाभी को देख रही थी, जो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए आंसुओं से डबडबाई आंखों को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। सासू माँ की बातों को अनसुना करते हुए भाभी फटाफट कांच के टुकड़ों को फर्श से उठाने लगी। ये असमंजस में थी। बड़े घर में रहने वाले लोगों की छोटी सोच बार बार उसके सामने झलक रही थी। तभी नीलेश की माँ बोली, हाँ निधि, आगे भी शादी में होने वाली रस्मों रिवाजों के बारे में मैं बताती रहूँगी। नीलेश से शादी करनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आंटी जी, क्या इस बारे में मैं नीलेश से बात कर सकती हूँ? नीलेश से क्या बात करनी, वो तो अभी बच्चा है, उसे कहाँ अपने भले बुरे की खबर है। निधि को वहाँ घुटन महसूस होने लगती है। वो पार्टी में शामिल होने की बजाय अपने घर रवाना हो जाती है। रात भर निधि कसमस में रहती है, उसे नींद नहीं आती। पहले दिन वो नीलेश को मिलने बुलाती है। ये क्या नीलेश, गाड़ी चाहिए और शादी के बाद मुझे अपना काम भी छोड़ना होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई निधि? 8 से 10 लाख की एक गाड़ी के लिए ही तो कह रही है मम्मी, और तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो जो अपना काम छोड़ोगी। भाभी ने भी शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ी थी। हाँ, तुम्हारी भाभी की हालत भी देख ली है मैंने कुछ ही समय में। निधि, तुम्हारा पारा अभी चढ़ा हुआ है। तुम ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना और फिर जवाब देना। ठंडे दिमाग से क्या सोचना, दहेज लेना और देना कोई अच्छी बात है क्या? देखो निधि, मम्मी कह रही है तो कुछ सोच समझकर ही कह रही होगी। निधि को एहसास हो गया कि वो महल बस एक 4 दीवार है और नीलेश इस 4 दीवारी का मिट्टी का शहजादा। सोचना क्या है नीलेश, सही ही कहा तुम्हारी माँ ने कि तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि ना तुम्हारे पास खुद का दिमाग है और ना सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत। नहीं करनी मुझे ये शादी, और हाँ, तुम्हारे दिए हुए सभी गिफ्ट वापस भिजवा दूंगी, क्योंकि हम छोटे घर के लोग महंगे सामान की कदर नहीं करते। हम सिर्फ भावनाओं की कदर करना जानते हैं, जिनका तुम्हारे घर में कोई मोल नहीं। अपनी पड़ास निकाल कर निधि घर आ गई। अब निधि काफ़ी गुमसुम हो गई थी। उसे नीलेश को खोने का दुख भी था, पर समय रहते नीलेश और उसके परिवार की मानसिकता पता चलने से वो एक पिंजरे में कैद होने से बच गई थी। अब वह अपने आप को अधिक से अधिक बिजी रखने लगी थी। कनिका ने निधि को फ़ोन किया और अपनी बहन का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने यहाँ बुला लिया। निधि कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ आ गई। जो कमरे निधि को छोटे छोटे डब्बे लगते थे, उसे वो आज आलीशान लग रहे थे, क्योंकि वहाँ खाने पीने, उठने बैठने, पहनने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी थी। दीदी, जीजाजी, प्यारे प्यारे 2 बच्चे उन्हें देखकर यही सोच रही थी, इस घर में कितना प्यार और सम्मान है। सोफे में बैठी निधि आज वो देख पा रही थी
जो वो पिछले 8 सालों में कभी नहीं देख पाई। दीदी जी सुबह दोनों साथ उठते, साथ साथ घर के काम निपटा दे, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते, फिर जीजा जी ऑफिस जाते और दीदी अपनी कोचिंग पढ़ाती। उसे याद आ रहा था जब दीदी की शादी हुई थी तो पापा ने दीदी के नाम पर रखे एफडी के कागज जीजा जी को सौंपने चाहे थे। जीजा जी ने पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा, ये मैं नहीं ले सकता। जबरदस्ती करने पर उन्होंने दीदी को ही वो कागज सौंप दिए और कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तब जीजा जी के पास अपना मकान भी नहीं था, वो किराए के मकान में रहते थे। दीदी जीजाजी दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार के बल पर इस घर को बनाया। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जमीन, मकान, गाड़ी सब जोड़ लिया था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। दीदी जीजाजी दोनों छुट्टी के दिन साथ में घर का सामान खरीद कर लाते। जब भी समय मिलता शाम को पार्क में एक साथ घूमने निकल जाते। हाँ, जीजाजी अक्सर दीदी का जन्मदिन और शादी की सालगिरह भूल जाते और साथ ही गिफ्ट्स देना भी। दीदी जीजाजी से गिफ्ट्स के लिए लड़ती रहती, पर ये लड़ाई भी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के लिए समर्पित थी। कोई भेद एक दूसरे से छिपा नहीं था। इस घर में महंगे सामान की नहीं बल्कि भावना की कदर थी। दोनों मिलकर घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते। शायद तभी इस घर में इतना आराम और सुकून है। निधि सोफे में बैठी हुई उधेड़ बूंद में खोई हुई थी। तभी डोरबेल बजी और जीजाजी ऑफिस से आ गए। दीदी अभी कोचिंग क्लासेज पढ़ा रही थी। जीजाजी फ्रेश होकर चाय बनाने लगे। लाइए जीजू, मैं बना देती हूँ। नहीं राजकुमारी साहिबा, आप तो शीश महल के लिए बनी हैं। आप पर ये छोटे मोटे काम शोभा नहीं देते क्या जीजाजी? आप भी ना। तभी दीदी पीछे से आई और बोली, राम बिचाए मेरी बहन को ऐसे शीश महलों से। तीनों मुस्कुराने लगे। निधि ने सबके लिए चाय बनाई और एक साथ बालकनी में बैठकर शाम की चाय का आनंद लेने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।